नमस्कार, मैं प्रियंका शर्मा, फिजिक्स टीचर। इससे पहले हमने भौतिकी परिचय स्टार्ट किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में और हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था इसे। एक बार दोबारा थोड़ा रिवाइज देख लेते हैं इसका। भौतिकी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया था? चिरसम्मत और आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत और आधुनिक भौतिकी में डिवाइड करा था। इसके बाद चिरसम्मत के हमने चार पार्ट्स बताए थे, चार भाग बताए थे। कौन कौन से भाग बताए थे? पहला हमने क्या बताया था? यांत्रिकी। दूसरा था हमारा ऊष्मागतिकी। तीसरा था हमारा विद्युत चुंबकीय और चौथा था हमारा पहला था हमारा यांत्रिकी, चौथा है हमारा प्रकाशिकी। ये चार आपको बता दिए थे। अब हमें इसमें देखना है कि, और ये भी आपको बता दिया था कि ये दो टॉपिक जो है या ये दो शाखाएं जो है ये हम 11th में देखेंगे और ये दो शाखाओं के बारे में हमें किसमें पढ़ना है? 12th में पढ़ना है। क्लियर? अब एक एक करके हम क्या देख रहे हैं कि हमें इसमें क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं, क्या क्या ऐसे भाग हैं जिनके बारे में हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। क्लियर? तो एक एक करके देते हैं। पहले यांत्रिक और ऊष्मागतिकी के देख लेते हैं पार्ट्स कि इनको किस तरह से हमें डिवाइड करना है और इसमें हमें क्या क्या देखना है। क्लियर? तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी के भाग। यांत्रिकी व ऊष्मागतिकी। अब देखो बच्चों, इसमें हमें क्या क्या पढ़ेंगे हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स इसमें पढ़ने वाले हैं। यांत्रिकी में हमें क्या देखनी है? गति के बारे में पढ़ना है हमने। गति के नियम पढ़ेंगे, घूर्णन गति पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा, आगे पढ़ेंगे हम घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे। ठोस व तरल के गुण। आगे हमारा घूर्णन गति के अंतर्गत या रॉकेट की गति। और आ जाएगा हमारा रॉकेट की गति हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे बंकन आदि। ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम किसमें देखेंगे? यांत्रिकी में देखेंगे, या हम कह सकते हैं दोलन गति भी आ जाएगा इसमें, और दूसरा दोलन गति भी आ जाएगा, और एक और टॉपिक आ जाएगा हमारा तरंग गति। ये सारे टॉपिक्स हमें किसमें देखने हैं? यांत्रिकी के अंदर। गति, गति के नियम, गति क्या होती है, ठीक है, न्यूटन के नियम आ जाएंगे इसके अंतर्गत। गति के क्या क्या नियम हैं, उसके क्या क्या समीकरण है गति के, हम समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे कि सरल गति तो हम देख चुके हैं। घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु जब घूर्णन कर रही है तो उसकी गति भी किसके अंतर्गत आती है? यांत्रिकी के अंतर्गत आती है। ठोस और तरल के गुण की ठोस में संरचना किस प्रकार होती है, वो किस तरह से उनमें विकृति उत्पन्न होती है, क्या कौन सा बल कार्य कर रहा है। ठीक है? रॉकेट की गति भी इसके अंतर्गत देखेंगे। बंकन क्या होता है, दोलन गति किस प्रकार से होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक निश्चित समय अंतराल में अगर कोई गति दोहरा रही है तो वो किसमें आएगी? दोलन गति के अंतर्गत आएगी। तरंगों के रूप में गति होगी तो किसमें आएगी? तरंग गति के अंतर्गत आएगी। फिर अब हम इसमें देख लेते हैं कुछ ऊष्मागतिकी में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ऊष्मागतिकी के सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा के बारे में कि ऊष्मा क्या होती है, ताप क्या होता है, ऊष्मागतिकी के नियम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ऊष्मागतिकी के नियम पढ़ेंगे जिसके आधार पर इन चीजों को क्या करेंगे? एलैबोरेट करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम ऊष्मा इंजन कि कोई भी
वस्तु को हम कुछ इनपुट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उसमें से कुछ ऊष्मा वो ग्रहण कर लेता है, कुछ तो कार्य करने में यूज कर लेता है, बाकी ऊष्मा जो बची होती है वो क्या कर देता है, स्टोर कर देता है, आगे यूज में ले लेते हैं। तो वो किसके द्वारा होता है, ऊष्मा इंजन के द्वारा होता है। इसी का ही विपरीत होता है हमारा प्रशीतक, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। क्लियर, इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशीतक। क्लियर, इसके बाद है हमारा ऊष्मा इंजन हो गया, प्रशीतक हो गया। इसमें आगे हमने क्या पढ़ना है कि क्या क्या नियम होते हैं, मैक्सवेल की समीकरणें आ जाएंगी आपकी, मैक्सवेल समीकरणें आ जाएंगी। तो ये कुछ टॉपिक है जो हमें किसमें देखने हैं, ऊष्मगतिकी में देखने हैं। क्लियर, तो ये दोनों टॉपिक्स या ये दोनों शाखाएं हम किसमें पढ़नी है, 11th क्लास में पढ़नी है, और इसके कुछ टॉपिक्स हम देखेंगे। क्लियर, इसके बाद देखो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट दो शाखाएं हैं वो दो शाखाएं देखते हैं हम, और उनके टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। क्लियर, दो शाखाएं कौन सी थी हमारी, कौन सी शाखाएं थी, दो थी हमारी, विद्युत चुंबकीय और दूसरी थी हमारी प्रकाशिकी। अब विद्युत चुंबकीय में देखिए हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें भी। विद्युत चुंबकीय में सबसे पहले तो किसके बारे में पढ़ना है, आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं, धारा क्या होती है, आवेशों के द्वारा जो धारा बह रही है, धारा क्या होती है। क्लियर, तथा एसी और डीसी करंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत चुंबकत्व के बारे में पढ़ना होगा, उसके चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे, इनके कुछ नियम देखेंगे। क्लियर, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, विद्युत चुंबकीय के अंतर्गत आएंगी। क्लियर, इसमें भी आ जाएगा आपका, और आगे भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेमीकंडक्टर, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, या इसे हम कह सकते हैं अर्धचालक। क्लियर, सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं हम, अर्धचालक बोलते हैं। क्लियर, ये कुछ टॉपिक्स हमें किसमें देखने हैं, विद्युत चुंबकीय में देखने हैं। इसके बाद प्रकाशिकी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसमें हमें क्या क्या टॉपिक देखने हैं, इसमें हमें क्या देखने हैं, टॉपिक्स, इसमें क्या टॉपिक देखने हैं हमें कि आवेश। इसके बाद देखिए हमें प्रकाशिकी में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। प्रकाशिकी के अंतर्गत सबसे पहले तो हमें पढ़ना है परावर्तन, ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हो, परावर्तन देखेंगे। इसके बाद देखेंगे अपवर्तन। क्लियर, ये दोनों घटनाओं के बारे में देखना है। इसके बाद है हमारा परावर्तन, अपवर्तन हो गया। इसके बाद देखेंगे हम दर्पणों के बारे में, दर्पण देखेंगे, और लेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, कि समतल दर्पण कैसा है, लेंस कैसे होते हैं, लेंस भी दो तरीके के होते हैं आपके, कौन कौन से लेंस में कौन कौन से तो पढ़ने हैं आपको, उत्तल व अवतल लेंस, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट लेंस है जिसके बारे में पढ़ना है, और इनमें ये दोनों घटनाएं किस प्रकार से घटित हो रही हैं। क्लियर, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद प्रकाशिकी में हमें क्या पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ना है, टेलीस्कोप में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, किसमें, सूक्ष्मदर्शी में या माइक्रोस्कोप में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। दूसरा आ गया आपका हमारा दूरदर्शी, दूरदर्शी में किस प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमारे पास। ये सारी घटनाएं हमें किसमें पढ़नी है, प्रकाशिकी में पढ़नी है। क्लियर, तो ये दो हमने चारों शाखाओं को हमने इलैबोरेट कर दिया है, विस्तार से देख लिया, और इनमें क्या क्या हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारे टॉपिकों के बारे में हमें पता कर लिया। अब एक एक करके 11th में ये दो शाखाओं के बारे में हमें पता करना है। कौन कौन सी दोनों शाखाएं हमारी, कौन सी थी, एक तो यांत्रिकी थी और दूसरा था हमारा ऊष्मगतिकी। और इन दो शाखाओं के बारे में हमें किसमें पढ़ना है,
विद्युत चुंबकीय और प्रकाशिकी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अपनी 12th क्लास में। क्लियर? तो अभी सिर्फ हमें इन चीजों के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि हम केवल अभी इंट्रोडक्शन पार्ट या परिचय ही देख रहे हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा विस्तार रूप में, हमने किसको देख लिया, भौतिकी को। ये तो हो गया विस्तार रूप। इसके बाद देखें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका चौथा था, कौन सा, आधुनिक भौतिकी। क्या था? आधुनिक भौतिकी। अब आधुनिक भौतिकी का के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, बताया था आपको। आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स को क्या कहा जाता है? क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटम भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आधारशिला किसके द्वारा दी गई थी? क्वांटम के द्वारा दी गई थी। अब क्वांटम फिजिक्स में देखो हमें क्या किस किस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें परमाणु के बारे में पढ़ना है। दूसरा किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। तीसरा फोटोन की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। किसकी प्रकृति के बारे में? फोटोन की प्रकृति के बारे में। फोटोन क्या है? इलेक्ट्रॉन तो आप सभी को पता है, न्यूक्लियस के चारों ओर गति करता है, जिसका कि ऋणात्मक आवेश होता है। अब लेकिन यहाँ पे फोटोन की प्रकृति के बारे में हमें क्या देखना है? फोटोन क्या है? फोटोन क्या है? प्रकाश को परिभाषित करता है कि प्रकाश में किस प्रकार से गति हो रही है, लाइट में किसके द्वारा होती है? फोटोन के द्वारा। तो उसकी प्रकृति हमें देखनी है। नेक्स्ट हो गया हमारा यहाँ पे नाभिकीय भौतिकी। किसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे? नाभिकीय, न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी में हम विभिन्न प्रकार के कणों के बारे में पढ़ेंगे, उन कणों से भी सूक्ष्म कणों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बताया था कि कैसा आधुनिक भौतिकी कैसी भौतिकी होती है, कैसी होती है? ये सूक्ष्म भौतिकी होती है। कैसी होती है? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होती है। इसमें हम छोटे से छोटे, बहुत ही छोटे रूप में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो ये सारी जो प्रकृति है, ये सारे जो हमने पार्ट्स देखे, ये किसमें बता रहे हैं? ये छोटे रूप को बता रहे हैं कि यहाँ परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं हम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे फोटोन की प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं। नाभिकीय भौतिकी कि नाभिक के अंदर क्या क्या कण उपस्थित हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो बाहर है वो उनके आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है। तो और नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत छोटे छोटे जो कण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उन कणों के प्रतिकणों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ये सारी चीजों के बारे में हमने किसमें देखना है? क्वांटम फिजिक्स में देखना है। तो ये आपका एक तरीके से विस्तार रूप है किसका? भौतिकी का, जो हमने यहाँ पे देख लिया है। क्लियर? अब देखिए हम यहाँ पे किसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट है वो किसके बारे में देख लेते हैं? जो विभिन्न प्रकार के बल जो हमारे पास प्रकृति में पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के बल, उनके बारे में देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के, हम मेनली मुख्य रूप से 4 प्रकार के बलों के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के बलों के बारे में पढ़ेंगे? 4 प्रकार के बल। कौन कौन से हैं वो बल? सबसे पहला तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। और चौथा है हमारा स्ट्रॉन्ग कह लो या प्रबल नाभिकीय बल। ये 4 प्रकार के मेनली जो बल हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और इनके बारे में हमें देखना है। क्लियर? ये 4 प्रकार के बल कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहला तो गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। क्लियर? इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
क्लियर। अब ये चारों फोर्सेस किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये किन किन कणों के मध्य लगते हैं और ये इनकी प्रकृति कैसी होती है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले चीज गुरुत्वाकर्षण बल देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है कि ये दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। किसके बीच लगता है, दो द्रव्यमानों के बीच लगता है और एक ऐसा बल होता है आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है, ये आकर्षण बल होता है। और ये किसके बीच लगता है, ये दो द्रव्यमानों के बीच, दो द्रव्यमानित कणों के बीच लगने वाला बल है, जिसके कारण दोनों कण आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। पृथ्वी के अंदर किसी भी निश्चित दूरी पर दो निश्चित द्रव्यमान के यदि दो कण है तो वो आपस में क्या होते रहते हैं, आकर्षित होते रहते हैं। तो कौन से बल के अंतर्गत होते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत होते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन r²। ये पढ़ेंगे हम आगे, क्लियर। अब ये कैसा बल होता है, इस बल को किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बिना माध्यम, अगर माध्यम उपस्थित नहीं है, हवा नहीं है वहां पर, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, कार्य करेगा। क्लियर। इट मीन्स इसे किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। दूसरा है, अब तीसरा है हमारा कि ये कैसा बल होता है, बहुत ही अधिक परास, अधिक परास का बल होता है। इसकी परास क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। इसकी परास क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। इट मीन्स कि एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, अधिक परासीय बल है। ये बहुत दूरी तक, या हम कह सकते हैं कि ये इंफिनिटी पर भी, या इंफिनिटी, दोनों कण आपस में बहुत दूरी पर भी रखें, या एक कण की स्थिति आपको पता है और दूसरे कण की हमें पता नहीं कहाँ है, वो कहाँ अनंत पर कहीं पर भी है, तब भी इनके मध्य कैसा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। इट मीन्स कि ये बल बहुत ही अधिक परास के बल होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अनंत पर भी कार्य करते हैं। क्लियर। दूसरा है कि ये जो बल होते हैं बहुत ही, ये कैसे होते हैं, दुर्बल बल होते हैं। ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, दुर्बल बल होते हैं। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसकी, गुरुत्वाकर्षण बल की। क्लियर। दो निश्चित द्रव्यमान पर, निश्चित दूरी पर स्थित द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कैसा बल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। F = G m1 m2 अपॉन r²। m1 दोनों कणों का द्रव्यमान, r का इन दोनों के बीच दूरी, G क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल कांस्टेंट। माध्यम की आवश्यकता इस बल को कार्य करने के लिए नहीं होती। ये अधिक परासीय बल होता है, बहुत अधिक दूरी पर या अनंत पर भी कार्य करता है। ये बहुत ही कैसा होता है, वीक फोर्स होता है, दुर्बल बल होता है। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं दुर्बल नाभिकीय बलों में। अब ये जो दुर्बल नाभिकीय बल होते हैं, ये कैसे बल होते हैं, कहाँ कार्य करते हैं, यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, दुर्बल नाभिकीय बल जो होते हैं वो किसके लिए यहाँ पर बात करेंगे, किस किस के मध्य लगेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल कैसा होगा, दुर्बल नाभिकीय बल होता है। क्लियर। अब जिसके कारण जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे फोर्स क्या होता है, वीक होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन वहां से निकलकर क्या होते हैं, किसी दूसरे में चले जाते हैं। क्लियर। तो ये कैसे बल होते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल होते हैं ये। क्लियर। कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, वो बल कैसे बलों के अंतर्गत आएंगे, प्रबल नाभिकीय बलों के अंतर्गत आएंगे। क्लियर। तो ये किसके मध्य लगता है, आवेशों के मध्य लगता है। अब वो आवेश विपरीत आवेश भी हो सकते हैं और समान आवेश भी हो सकते हैं। क्लियर। ये कैसा बल होता है, ये बहुत ही लघु परासीय बल होते हैं। कैसे बल होते हैं, लघु परासीय बल होते हैं। ये बहुत ही कम दूरी पर कार्य करते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही कम दूरी पर, क्योंकि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लगभग या उसकी रेंज में होते हैं, उसकी परास में होते हैं। इट मीन्स इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻15 मीटर के मध्य ही क्या होते हैं, ये कार्य करते हैं। तो इट मीन्स ये कैसे बल होते हैं, बहुत ही लघु परासीय बल होते हैं। कैसे बल होते हैं, लघु परासीय।
बहुत ही सीमित दूरी तक ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और ये बहुत ही सीमित दूरी तक कार्य करते हैं, इसलिए इनकी जो प्रबलता है वो इतनी अधिक नहीं होती। ये कैसे बल होते हैं, बहुत ही दुर्बल बल होते हैं। क्लियर? इनको माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? ये माध्यम, गुरुत्वाकर्षण बल को तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जो दुर्बल नाभिकीय बल होते हैं और जो प्रबल नाभिकीय बल होते हैं उनमें इन चीजों के या इन माध्यम की आवश्यकता, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी स्थिति होती है, ऐसा निकाय होता है जहां पर निर्वात क्षेत्र होता है, या ऐसा निकाय होता है जो जहां पे निर्वात क्षेत्र नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये माध्यम पर निर्भर करते भी और नहीं भी करते हैं। क्लियर? अब आ जाता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल वह बल होता है जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। अभी विद्युत चुंबकीय बल जो होते हैं वो विपरीत बल कैसे हो सकते हैं, आपके आकर्षण बल भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण बल भी हो सकते हैं, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल केवल कैसा बल था, आपका आकर्षण बल था। विद्युत चुंबकीय बल कैसे बल होते हैं, वो आकर्षण बल भी हो सकते हैं, दोनों कण आपस में आकर्षित भी हो सकते हैं और वो प्रतिकर्षित भी हो सकते हैं। इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर? ये भी कैसे बल होते हैं हमारे, दीर्घ कैसे होते हैं, इनकी पराश्रय क्या होती है, अधिक होती है, दीर्घ पराश्रय बल होते हैं। कैसे बल होते हैं, दीर्घ पराश्रय बल, कि एक कण यहाँ पे रखा और दूसरा अनंत पर रखा है तो भी उन पर क्या लग रहा है, विद्युत चुंबकीय बल लग रहा है, या वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। तो ये भी कैसे बल होते हैं, दीर्घ पराश्रय बल होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। क्लियर? लेकिन ये बल कैसे होते हैं हमारे, प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। ये कैसे फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। किसकी तुलना में, इन दोनों की तुलना में कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा प्रबल नहीं होते। सबसे अधिक प्रबल बल कौन सा होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सबसे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बाद ये होते हैं, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और दुर्बल नाभिकीय बल सबसे वीक फोर्स होते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पर तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लग रहा है, यहाँ पर किन कैसे बलों की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल कैसा होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है। कि प्रोटॉन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, न्यूट्रॉन कर रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या करते हैं, उपस्थित होते हैं, और ये आपस में क्या करते हैं, संक्रिया करते हैं। तो इनके मध्य होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती है, प्रबल नाभिकीय बल के अंतर्गत आ रही है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर। अभी सब एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, इसी के कारण ये कैसे होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वो आकर्षण प्रकृति के होते हैं बल। कैसे प्रकृति के होते हैं, आकर्षण प्रकृति के बल होते हैं। इसी वजह से न्यूक्लियस या जो हमारे पास नाभिक होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। आकर्षण बल के कारण ही न्यूक्लियस या नाभिक कैसा होता है, स्थायी होता है, क्योंकि ये कैसे बल लग रहे हैं इनके मध्य, आकर्षण बल लग रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या बना रहता है, नाभिक क्या बना रहता है, स्थायी बना रहता है। क्लियर? और ये बल कैसे होते हैं, बहुत ही प्रबल होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग बल कैसे होते हैं, नाभिकीय बल होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। तभी तो ये न्यूक्लियस को, नाभिक को क्या बनाए रखते हैं, स्थायी बनाए रखते हैं। उसके बाद होता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, और उसके बाद अगर हम सीरीज भी देखें तो किस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले तो हमारे कैसे बल आ गए, एक बार ऊपर देख लेते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आ जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद आ जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये इनका क्या है, क्रम हो गया कि सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये इनका क्रम रहेगा। क्लियर? ये हमारा आज के टॉपिक के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।